नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 27 मतलब कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 27वां सिराव्यद विधि अध्याय का पार्ट 1। इस चैप्टर को मैंने एक साथ ही पूरा नहीं पढ़ाया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक तो है पार्ट 1 और एक पार्ट 2, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जैसे सिरा वेधन है, ये एक टेक्निक है, इसके इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं बताए गए हैं। और मेनली इसमें जैसे कि कौन सी व्याधि में कौन से एरिया की सिराओं का वेधन करना चाहिए, पंक्चर करना चाहिए, तो वो बताया गया है। तो सारे पॉइंट्स एक साथ लर्न करने थोड़े से मुश्किल हो जाते। ठीक है, इसीलिए फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था, कई सारे पॉइंट्स बताए थे व्याधियों के, जिसमें सिरा वेधन के बारे में बताया था कि जैसे कर्ण रोग में कर्ण मूल की सिरा का वेधन करना चाहिए, नासा रोग में नासा अग्रे सिरा का वेधन करना चाहिए। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि गलगंड रोग है, गलगंड रोग में जो उरु की सिरा होती है उसका वेधन करते हैं। ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है, क्योंकि अक्सर ये कन्फ्यूजन कर जाता है कि गलगंड रोग कहाँ और उरु मतलब कि थाई कहाँ। ठीक है, तो गलगंड रोग में उरु सिरा का वेधन किया जाता है। ग्रैधिसी रोग में मतलब श्याटिका में जानु से 4 अंगुल ऊपर या नीचे की सिराओं का वेधन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो गलगंड रोग में उरु सिरा का वेधन किया जाता है और ग्रैधिसी रोग में जानु से 4 अंगुल ऊपर या नीचे की सिरा का वेधन किया जाता है। अपची में इंद्रबस्ती मर्म के 2 अंगुल नीचे की सिरा का वेधन किया जाता है। अपची में इंद्रबस्ती मर्म के 2 अंगुल नीचे की सिरा का वेधन किया जाता है। दोस्तों, पहले पार्ट 1 अच्छे से इसको पढ़िए, तभी पार्ट 2 जो है और अच्छे से और ईजिली आपको याद हो पाएगा। इकट्ठे इतने सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ने बैठेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पार्ट 1 2-3 बार पढ़िए और एक छोटी सी चिट उसकी बनाकर अपने बेड के सामने वाली वॉल पर लगा लीजिए, जिससे आप रोज़ 1 या 2 मिनट देख सकें और लास्ट तक मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट तक आते आते आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। शक्ति पीड़ा और क्रोष्टु शीर्षक, इन दोनों में शक्ति पीड़ा और क्रोष्टु शीर्षक इन दोनों में सिराओं का वेधन जो है गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर की सिरा का वेधन किया जाता है। पाद दाह, ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखें कि जो बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, खुडवात होता है, पाद हर्ष होता है। पाद हर्ष मतलब कि लेग्स में और फुट में नंबनेस होती है, और खुडवात जिसको हम वात रक्त कहते हैं, गाउट कहते हैं। पाद दाह मतलब कि बर्निंग सेंसेशन होती है फुट में। ठीक है, तो उसमें शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर जो है सिराओं का वेधन करना चाहिए। मतलब ये एक तरीके से आ गया कि ग्रैधिसी के समान जो है सिरा वेधन करना चाहिए। ग्रैधिसी में हमने जानु के 4 अंगुल ऊपर या नीचे का सिरा वेधन बताया है। उसी तरह से इन सब कंडीशंस में, और इसके साथ और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि पैरों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, विपादिका है मतलब विवाइयाँ पड़ जाती हैं, विषवाची है, वात कंटक है, चिप है, तो इनमें भी सेम ही चीज़ है कि शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर की सिराओं का वेधन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वेधन का प्रमाण। मतलब कि ये तो हमें पता है कि इस व्याधि में यहाँ की ये वाली सिरा का वेधन करना चाहिए, बट कितना वेधन करना चाहिए, तो उसको टेक्निकली और आचार्यों ने समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि मांसल प्रदेश है, वहाँ की सिराओं का वेधन करना है, तो आपने ब्रीहिमुख शस्त्र से यव समान वेधन करना है। ठीक है, उस समय जो है यव और मतलब इन चीज़ों से जो है मापा जाता था। ठीक है, मेजर किया जाता था। तो मांसल प्रदेश में हमने शस्त्र जो है ब्रीहिमुख शस्त्र और यव के समान वेधन करना है। और उसी तरह से अस्थि प्रदेश में कुठारिका से अर्ध यव मात्र वेधन करना है। ठीक है, कुठारिका से यव मात्र वेधन करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मांसल प्रदेश में हमने यव की मात्रा के बराबर, यव के समान के बराबर वेधन करना है, और अस्थि प्रदेश में हमने अर्ध यव मात्र के समान वेधन करना है। मांसल प्रदेश में ब्रीहिमुख शस्त्र से वेधन करना है, और अस्थि प्रदेश में कुठारिका के शस्त्र से वेधन करना है। ठीक है, हमने शस्त्र पढ़े और हमने मेजरमेंट पढ़ा। सम्यक विधि के लक्षण कि वेधन ठीक हो गया है तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे कि यंत्र मुक्त होने पर, जैसे ही हमने वहाँ से शस्त्र यंत्र हटाया तो रक्तस्राव बंद हो जाता है। मतलब हमने बिल्कुल ठीक वेधन किया, बहुत ज़्यादा वेधन नहीं किया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। ठीक है, यंत्र मुक्त होने पर
रक्तस्राव बंद हो जाता है। अल्प वेधन में क्या होता है कि ऑब्वियसली छोटा सा कट लगाया होगा तो अल्प रक्त की प्रवृत्ति होती है, कम ब्लीडिंग आती है। और दूसरा है कि दुर्विधवा, दुर्विधवा मतलब कि यदि ठीक से वेधन नहीं हुआ तो तैल और चूर्ण का एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, तैल चूर्ण वहाँ पे लगा सकते हैं। और अति विधवा मतलब कि अगर हमने बहुत ज़्यादा बड़ा कट लगा दिया तो स शब्द वहाँ से रक्त की प्रवृत्ति होती है, कठिनाई से ब्लीडिंग बंद होती है, कठिनाई से रक्त जो है बंद होता है। नेक्स्ट है कि हमने वेधन किया, हमने कट लगाया, लेकिन रक्तस्राव हो ही नहीं रहा, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है। इसका क्या कारण है? ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डर लगता है, ठीक है, एक इंजेक्शन लगाने से भी, तो इतना ज़्यादा भय हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, अगर इसको मेडिकली समझें तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं एंजाइटी के कारण, डर के कारण, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उसके कारण रक्तस्राव नहीं होता है। तो भय के कारण या फिर कोई लोग जो है रक्त को देखकर मूर्छित हो जाते हैं, तो मूर्छा के कारण और यंत्र के शैथिल्य के कारण, मतलब कि यंत्र हमने ठीक से नहीं चलाया, अस्वेद के कारण, अति सौहित्य के कारण, ठीक है, अति सौहित्य मतलब बहुत ज़्यादा भोजन किया हो, वेग रोध कोई वेग का धारण किया हो, और कुंठ शस्त्र, और शस्त्र मतलब कि टेढ़ा हो, तो बेसिकली आपका चलाने वाला शस्त्र जो है टेढ़ा होता है, या फिर आपने ठीक से यंत्र शैथिल्य मतलब नहीं चलाया होता है, ठीक है, शस्त्र ढीला पकड़ा होता है, या फिर अस्वेद, अस्वेद की कंडीशन में भी जो है रक्तस्राव नहीं होता है, जब स्वेटिंग ना हो, भय में, मूर्छा में और अति सौहित्य, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से और वेग धारण से भी वेधन करने पर रक्तस्राव नहीं होता। दूषित रक्त का लक्षण क्या होता है? अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वात दूषित रक्त है तो उसमें वात दूषित रक्त में शाव, अरुण, रूक्ष वेग से निकलना वाला फेनिल रक्त होता है। तो शाव, अरुण, रूक्ष ये आप गैस कर लेंगे कि ये वात दूषित है, और फेनिल जो है झाग के साथ निकलता है। पित्त में क्या होता है कि पित्त आसितम मतलब पीले से येलोइश उसकी एक वर्ण होता है, कलर होता है। और विस्त्र अस्कंदी, ठीक है, सचंद्रिकाम मतलब कि उनमें अलग अलग एक कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, चंद्रिकाएं दिखाई देती हैं। विस्त्र अस्कंदी जो थोड़ा सा जैसे कि जो ईज़िली जो है क्लॉट ना हो, थोड़ा पतला जैसे जो होता है अस्कंदी। तो पित्त आसितम विस्त्र अस्कंदी सचंद्रिकम, ये पित्त दूषित रक्त के लक्षण हैं। कफ में क्या होगा कि स्निग्ध होगा, पांडु, तंतुमत मतलब रेशाओं वाला होगा, रेशे वाला, रेशेदार। फिर उसके बाद पिच्छिल होता है, घन होता है, ठीक है, स्निग्ध, पांडु, तंतुमत, पिच्छिल, घन। मात्रा इसकी होती है एक प्रस्थ, ठीक है, एक प्रस्थ मात्रा जो है होती है। और मतलब एक प्रस्थ तक हम उसको रक्त को निकाल सकते हैं। अधिक रक्तस्राव की चिकित्सा क्या होती है? अभ्यंग, मांस रस का सेवन करना, शीर और रक्तपान, ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना। अधिक रक्त दुष्टि में एक पक्ष बाद मतलब 15 दिन बाद पुनः सिरावेद करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रक्त दुष्टि है तो आपको सिरावेदन करना चाहिए दोबारा से, लेकिन एक पक्ष के बाद 15 दिन के बाद, ठीक है, ताकि उसका ब्लड जो है दूषित ना रहे, प्योरीफाई हो जाए। पथ्य क्या होता है? चरक जी के अकॉर्डिंग क्या है कि ना अति उष्ण शीत, मतलब आपने अगर सिरावेदन करवाया है अपने पेशेंट का, ठीक है, तो उसको ना अति उष्ण शीत, बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म भोजन नहीं देना, और हल्का फुल्का भोजन देना है, और दीपनीय भोजन देना है। ये तो पॉइंट्स हो गए कॉमन। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि विशेष रूप से किसकी रक्षा करनी चाहिए? ओज की रक्षा करनी चाहिए, अग्नि की रक्षा करनी चाहिए? तो बड़े कन्फ्यूजिंग से ऑप्शंस हो जाते हैं अगर आपने पहले से ना पढ़ा हुआ हो। तो बेसिकली इसमें अग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए आफ्टर रक्त मोक्षण, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। ना अति उष्ण शीत लघु दीपनीय भोजन, विशेष रूप से अग्नि की रक्षा करें। विशुद्ध रक्त पुरुष का लक्षण क्या होता है? तो विशुद्ध रक्त, जिसका रक्त बिल्कुल शुद्ध है, उसका लक्षण क्या है? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, प्रसन्न वर्ण इंद्रिय, पुष्टि बलम, ठीक है, सुखान्वितम, तो सुखी रहेगा, और पुष्टि बल होगा, और प्रसन्न वर्ण इंद्रिय। तो दोस्तों ये है विशुद्ध रक्त पुरुष के लक्षण हैं। तो हमने इस चैप्टर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बेसिकली ये पढ़ा कि जो सिरावेदन है, सिरावेदन की जो टेक्निक्स हैं, तो इसमें सिरावेदन
कौन सी एज तक करवा सकते हैं और कौन सी एज के बाद नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि व्याधियाँ जो हैं कौन सी होती हैं जिसमें रक्त दूषित हो जाता है और जिसकी चिकित्सा सिरावेदन होती है। तो वो व्याधियाँ पढ़ी, ठीक है। रक्त प्रकोपक रोग पढ़े हमने। प्रैक्टिकली भी अगर आप अपने पेशेंट्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पेशेंट जो है गाउट की प्रॉब्लम लेकर आया है, एरिसेप्लिस यानी कि विसर्प या विकृति की प्रॉब्लम लेकर आया है, तो उसका मतलब रक्त प्रकोपित हुआ हुआ है, ठीक है। तो रक्त दूषित है, और रक्त दूषित हमने पढ़ा कि पित्त और कफ दोष, ये दोनों दोषों से होता है। तो रक्त दूषित है तो आप उसको अपनी जो मेडिसिन देते हैं, ठीक है, ब्लड प्योरीफाइंग मेडिसिन है या और भी मेडिसिन है, तो उसके साथ आचार्य ने कहा है कि आपको सिरावेद भी करना चाहिए ताकि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल सकें। अब सिरावेद करने के लिए उन्होंने बाकी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन सी बीमारी में कहाँ कहाँ की सिरावेद करनी चाहिए, और फिर सिरावेद का प्रमाण भी बताया हुआ है कि कौन से शस्त्र में, कौन से एरिया में कौन सा शस्त्र यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मांसल प्रदेश में व्रीहिमुख शस्त्र यूज़ करना चाहिए, फिर यव के प्रमाण जितना सिरावेद करना चाहिए। फिर ये बताया कि सिरावेद जो है अगर अच्छा हो गया हो, सम्यक हो, तो क्या लक्षण होते हैं। फिर सिरावेदन के बाद, ब्लड लेटिंग के बाद, मतलब कि रक्त मोक्षण के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो सारा कुछ इस चैप्टर में बताया है। अगर आप प्रैक्टिकली भी सिरावेदन के टेक्निक्स जो हैं सीखते हैं, आज भी देश में बहुत सारी जगहों पर सिरावेदन सिखाया जाता है, तो क्लिनिकली इसका बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इस पर गौर करिएगा और अपने पॉइंट्स लिख करके रख लीजिएगा। जो पार्ट 1 है उसके अलग, पार्ट 2 के अलग, और फिर उसको डेली लर्न करिएगा। फिर देखिए कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता टॉप रैंक लेने से। धन्यवाद।